जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी और सिर्फ आपके अपने कार्यक्रम कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब में। दोस्तों, आज की कहानी हिंदी लेखिका इंदिरा दागी जी के द्वारा लिखी गई है। कहानी का नाम है बकरी। वाल्मीकि पहाड़ी पर पहुंचकर अनीता ने अपनी बकरी चढ़ने छोड़ दी और खुद पत्थरों के टीले पर एक बड़े पत्थर की ओट में आ बैठी। रात ओले गिरे थे। सुबह से जानलेवा सर्द हवाएं चल रही हैं। अनीता के पास गर्म शॉल कहाँ। रात जो चादर बिछाकर सोती, सुबह वही ओढ़ लेती। चादर के भीतर उसने 2 फटी शर्ट पहन रखी है जो पड़ोस में रहने वाले उसके किसान भाइयों ने दी है। माँ जब तब इतनी ही मदद कर पाती है अपनी विधवा बेटी की। वो आसपास की झाड़ियों को देखती है जो टहनियों से लेकर घास तक भीगी हुई है। उनमें आग नहीं जलाई जा सकती। दूर सिंदूरी बल्ब से रोशन सूरज की ओर देखती है, जैसे देखने भर से कुछ गर्माहट मिल जाए उसकी ठंडी पसलियों को। उगते सूरज की दिशा को जाती सड़क पर स्कूल यूनिफॉर्म में जाती अपनी 7 बरस की बेटी को अनीता आवाज़ देती है, अरे सुन तो, डिब्बा में रोटी रख ली थी। डिब्बा नहीं अम्मा, टिफ़िन होता है, टिफ़िन। ओ वही। रास्ते में मणिया देव को प्रणाम करना भूलना नहीं। बेटी आगे बढ़ जाती है सुनकर। अनीता हर दिन वाले चिंतित चेहरे के साथ फिर उन्हीं ठंडे पस्तरों पर लौट आती है। ज़माना कितना ख़राब है लड़कियों के लिए। वो सूने रास्ते को देखती, सहम कर फिर सोचती, लेकिन ज़माना तो हमेशा से ख़राब रहा लड़कियों के लिए। फिर वो सोचती और अपने आप से कहती, अम्मा ने पहाड़ से नीचे वाले गांव के स्कूल का कभी मुंह देखने ही नहीं दिया। आज 4 अक्षर जानती तो किराने की दुकान ही डाल लेती, नहीं तो फेरी लगा लगा के कुछ बेचा करती। लेकिन सब रोज़गारों में विद्या लगती है और विद्या तो स्कूल जाए ही आती है, ऐसे तो आती नहीं। क्या बड़बड़ा रही हो अकेली? जमुनिया ने पूछा। जमुनिया ने अपनी 3 बकरियां उसकी बकरी के पास छोड़ दी। अपने दोनों हाथ एक दूसरे से घिसती उसके पास आ बैठी। बहुत ठंड है। अपने फटे शॉल से आधा चेहरा ढाक लिया उसने। कुछ दिन चढ़े तो हवा सूखे तब आग जला लेंगे। अनीता कुछ गीली टहनियाँ बटोर कर पत्थरों पर रख लेती है। जो न सूखी हवा तो भी तो दिन काटना है, जैसे सहन हो। जमुनिया पत्थरों पर बैठी अब बकरियों की ओर देखने लगी। उसकी 3 बकरियों के साथ अनीता की उन्नत नस्ल की बर्बरीन बकरी चल रही थी। बकरी गर्भिण है। पूनम तक ब्याह जाएगी तुम्हारी बकरी। उम्मीद तो है। मणिया देव रक्षा करे। पहाड़ी वाले गांव के नीचे जंगल में किसी पेड़ तले 4-6 ईंटों से बनी नन्ही मड़िया को ही अपनी रक्षा मानती है अनीता। अनीता ने मन ही मन मणिया देव को याद किया। देव जीवन पूंजी की रक्षा करें, स्कूल जाती बेटी और उसके सामने चरती कीमती बकरियों की रक्षा करें। जमुनिया ने कहा, पूरे गांव में बरबरी बकरी एक तुम ही खरीद कर लाई हो। अपनी चांदी की हंसली भी तो बेची है भाभी। तन का आखिरी जेवर था ये मेरा। चांदी बेच कर ली है तो सब चांदी ही चांदी करेगी। ये तुम्हारे घर में साल भर में देखना, माँ बेटी के तन पर भले ही कपड़े होंगे और घर में दाल आटा। जमुनिया भाभी कितना शुभ शुभ बोलती हैं, तभी तो अनीता अपना मन बांटती हैं उन्हीं से। इससे जो बकरे होंगे गो भोपाल की मंडी में बेचूंगी ईद पर, फिर मेढ़ा पालूंगी। बस ये बरस कट जाए हम माँ बेटी का। तुम्हारे भाइयों ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, जमुनिया ने कहा। दोनों मिलाकर 10 बीघा के खातेदार हैं, 100 खेत भी पुरखों के, लेकिन बीघा भर भी ज़मीन ना दी घर की अनाथ बेटी को। और कैसी कि तुम्हारी माँ है, अपनी ही कोक जई की दुश्मन। नहीं भाभी नहीं, ऐसा नहीं है। अम्मा तो इतना किए कि उनके घर के पास मुझे झोपड़ी डालने दी। कभी भाभीयों से छुप छुप कर झोली भर अनाज, नहीं तो मुट्ठी भर शक्कर दे जाती हैं। मैं तो मना करती हूँ।
बेचारी बुढ़िया करे तो क्या करे, 2 रोटियों के लाले हैं, 2 बहुओं की मालकी में। आदमी के जीते जी ही औरत हाथी के औंधे पर सवार रहती है। अनीता को अपना पति याद हो आया। ससुराल के बड़े कुनबे का खेती से पूरा ना पड़ता था। बाहर काम करने चला गया था वो। पत्थर का काम करते 3-4 सालों में ही उसकी सांसों में इतना पत्थर पहुंच गया कि उसके फेफड़े खराब हो गए। ससुराल से ना साथ मिला ना इलाज के लिए पैसा। 3 महीने तक वो सरकारी अस्पताल में अपने रोगी पति के साथ पड़ी रही। नर्क जैसा जीवन जिया उसने वहाँ अपनी बच्ची के साथ। अस्पताल में बेड ना मिलने के कारण जनरल वार्ड की गंदगी के एक कोने में चादर बिछाए पति को लिटाई रहती थी। कभी कभार डॉक्टर आते थे, कभी दवाएं मिलती थी, कभी मना कर दिया जाता था। नर्सों की गाली गलौज और वार्ड के सफाई कर्मचारियों की गंदी नीयत के बीच वो कैसे भी रहती रही अपने रोगी पति के साथ। वहाँ की कि उसका पालनहार जी जाए, पर हे मणिया देव, उसकी मौत तो जीवन की सबसे बुरी स्मृति है। लाश को ससुराल के गांव तक ले जाने को एम्बुलेंस तक ना दी थी जिला अस्पताल ने। कंधे पर पति की लाश उठाए बेटी की कलाई थामे पूरे 15 किलोमीटर पैदल चलकर ससुराल पहुंची थी अकेली अनीता। और पति की 13वीं के दिन लात मारकर देहरी से बाहर कर दी गई माँ बेटी। और क्या हिस्सा जायदाद में। धूप कुछ बेहतर होकर चमकी। जमुनी और अनीता ने लकड़ी और सूखे पत्ते इकट्ठे कर आग जला ली। बेटी तो तुम्हारी यहाँ आते ही स्कूल को जाने लगी। झोपड़ी भी तुमने खड़ी कर ली। घर चल कैसे रहा है लेकिन? एक पीतल का लोटा था और एक वज़नदार छोटी पायल। एक थाली भी थी कांसे की, सब बेच दिया परसों। और आटा चावल ले आई नीचे हाट से। अभी 2-3 रोज़ तो हम माँ बेटी दोनों खा लेंगे। तब तक मेरी मजूरी मिल जाएगी। कौन सी मजूरी? काय मजाक करती हो भाभी? हमने तुमने दोनों साथ में ही तो पंचायत के लिए मजूरी की थी। काय भूल गई क्या? तुम अपनी मजूरी ले आई। मैं तो कल गई थी तो सरपंच साहब कहने लगे अभी सरकार के पास रुपया ख़त्म हो गया है, 2-3 बाद पैसा आएगा तब आना। लगता है मुंह अंधेरे ही बकरी के लिए चढ़ने चली आई। अरे गांव में तो उजाला होते ही शोर हो गया। तुमने नहीं सुना क्या? सरपंच सचिव दोनों फरार हो गए हैं। क्या? हाँ, गांव के हर कच्चे पक्के मकान में एक एक शौचालय बनवाने को सरकार से रुपया लिया और खा गए। आज सुनते हैं पुलिस आनी थी गिरफ्तारी करने, सो दोनों मुंह अंधेरे ही फरार हो गए। अब हमारी मजूरी? अनीता की आंखें डबडबाई। जमुनिया के दिल में आया कह दे भूल जाओ, लेकिन वो कह ना सकी। आग तापते अनीता ने कपड़े का टुकड़ा खोला। रात की बची एक रोटी वो आते समय लेती आई थी। बाकी 2 रोटियां बेटी के लिए छोड़ आई थी। एक उसने खाई होगी और एक स्कूल ले गई। आग में सेक कर अनीता रोटी खाने लगी। जमुनिया ने अपने खाने के डब्बे में से अचार की फाक और प्याज का टुकड़ा निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। अनीता ने चुपचाप वो भी खा लिया। अनीता बिन्नू, तुम तनिक बकरियां देखना, घर के कछु काम निपटा कर आती हूँ अभी। जमुनिया चली आई। अनीता जानती है दोपहर तक वो नहीं लौटेगी। अचार की फाक और प्याज के टुकड़े तक की कीमत वसूल लेते हैं लोग। बकरियां चरने में लगी हैं, आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। अनीता जल्दी से पास के पीपल पर चढ़ गई और पत्ते तोड़ने लगी। कोई देख ना ले। स्त्रियों का पेड़ पे चढ़ना मना क्यों है? कम से कम उन स्त्रियों के लिए तो मना नहीं होना चाहिए जिनकी बकरी रात में भूखी रहती। अनीता जल्दी जल्दी पत्ते तोड़कर नीचे पीछे चादर पर फेंकती जा रही थी। किसी भी चरवाहे के इस तरफ आने से पहले वो बकरी की रात भर की खुराक इकट्ठी कर चादर को बांध कर रख देगी एक ओर। थोड़े ही पैसे हाथ में आते ही वो सबसे पहले खसिया खरीदेगी। फिर उसे पीपल के पेड़ पर नहीं चढ़ना पड़ेगा। बबूल और बेरी की झाड़ियों की टहनियाँ काट कर घर ले जाया करेगी अनीता।
अनीता का ध्यान पीपल के पत्ते तेज़ी से तोड़ने और हंसिया खरीदने की ख्वाहिश के बीच खो गया, और वो प्राकृतिक माहौल में हो रहे उन परिवर्तनों और चेतावनियों को नहीं भाप पाई जो होती है जब कोई हिंसक आता है। अचानक बकरियों की तेज़ मिमिहाटों रिहाटों से हवा चीख उठी, और सबकी आवाज़ों में शामिल जिसकी आवाज़ नहीं आ सकी वो अनीता की बकरी थी। जब तक अनीता ने पीपल से नीचे देखा, तेंदुआ उसकी बकरी की गर्दन दबोच चुका था, और ओ मेरी बकरी, ओ मेरी बकरी। ऊंचे पीपल से कूदकर आधे पाल में ज़मीन पर आ गई अनीता। अनीता ने तेंदुए को कमर से पकड़ लिया और पूरी ताकत से खींचकर एक और फेंक दिया। तेंदुआ पत्थर पर जा गिरा। अनीता ने बकरी को गले लगाया। नहीं, घाव इतने ज़्यादा नहीं, बच जाएगी ये। अनीता भी घाव देख ही रही थी कि तेंदुए ने पीछे से फिर हमला कर दिया और उसकी बकरी का पिछला हिस्सा अपने पंजों में दबोच लिया। बकरी के गर्भस्थ बच्चों तक पहुंचा हत्यारे के पंजे का दबाव, और बकरी जान छोड़ती आवाज़ करने लगी। अनीता ने बांध को नाहर कह के पुकारा, ए नाहर। अनीता ने नाहर की गर्दन दबोच ली एक बाह से और दूसरे हाथ से फिर उसे परे धकेल दिया। बकरी भागने की कोशिश में गिर पड़ी। अनीता उसे ओट देकर खड़ी हो गई नाहर के सामने। अब दाव पर जान और जीवन पूंजी दोनों ही है। हिंसक तेंदुआ फिर उछला हमला करने, पर अब की शिकार बकरी नहीं, चरवाहिन है। हमले से अनीता गिर पड़ी। तेंदुए की पकड़ में शर्ट की कॉलर आई। दो शर्ट की परतों में उसके नाखून और दांत ठीक से जम नहीं पाए, और अनीता ने फिर उसे एक और फेंक दिया। तेंदुए के मुंह में शर्ट के फटे हिस्से आए। शिकार की गर्दन अब एकदम खुल गई, दांत गपाने के लिए। अनीता ने एक मोटा पत्थर दे मारा जो ऐन जबड़े पर लगा तेंदुए के, लेकिन ना वो गिरा ना उसकी नज़र हटी, और जानवर अनीता पर निर्णायक हमला करने लगा। उसकी गर्दन पर दांत पंजे गड़ाने की कोशिश करने लगा, जबकि अनीता अपनी पूरी ताकत से उसके मुंह पर मुक्के मारती जा रही है। कहीं दूर स्कूल में उसकी बेटी पढ़ रही है, जिसका दुनिया में सिवाय अनीता के कोई नहीं। 2, 4, 6, 10, 12 घूंसे के बाद तेंदुआ एक और गिर पड़ा। अनीता ने ज़ोर से तेंदुए की आँख पर जो घूंसे मारे थे, तेंदुए के मुंह से ज़ोर से खून निकल पड़ा। इससे पहले कि शिकारी संभलता, शिकार संभल गई। तापने के लिए जलाई अलवा में से एक जलती टहनी अनीता ने झपट कर उठा ली। दूर से दूसरे चरवाहे दौड़ते हुए इसी ओर चले आ रहे थे। घायल बकरी लड़खड़ाकर खड़ी हो गई। लहूलुहान तेंदुआ जंगल की ओर भागा और हाथ में जलती टहनी लिए अनीता उसके पीछे दौड़ती चली जा रही थी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह बुधवार शाम 7 बजे फिर मिलेंगे। तब तक आप एंजॉय कीजिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा होगा। तब तक मैं आपको इस गाने के साथ